Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing important questions or previous year questions from chapter The End of Bipolarity. And in this regard, we have discussed the factors or the causes responsible for the disintegration of USSR. And there is a very different question in the year 2015. The question is, if the Soviet Union had not disintegrated and the world had remained bipolar, how would that situation have affected the world politics? This type of questions come जिसमें कि a kind of imaginary situation will be given, hypothetical situation which is not actually existing. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, है ना? इस तरह के questions जो हैं वो आते हैं. And the most important thing about these questions कि they are not repeated. मोस्टली ये होता है कि नए क्वेश्चंस, नए इमेजिनरी सिचुएशंस वाले नए क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं. तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, लाइक वन मोर क्वेश्चन वाज देयर कि अगर नॉन अलाइन मूवमेंट नहीं स्टार्ट होता तो क्या होता. ऐसा ये आया नहीं है, बोर्ड्स में नहीं आए हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं कहीं कहीं. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये इमेजिनरी सिचुएशन है कि वो नहीं होता तो क्या होता, तो उस सिचुएशन में हाउ वुड यू आंसर दैट क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट यू विल हैव टू थिंक कि जिस इंसिडेंट की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर बात हो रही है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की, तो what happened, what were the consequences of disintegration of USSR. Whatever was the consequence of the disintegration of the USSR, वो नहीं होता अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं होता तो. ठीक है, तो जो भी अगर जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट का ही अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर नॉन अलाइन मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता, तो हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम हुआ, तो उसका क्या कंसिक्वेंस हुआ, जो कंसिक्वेंस हुआ वो नहीं होता. इस तरह के आंसर को लिखने का यही तरीका है. माइंड में आपको उसी तरह से लॉजिकली सोचना होगा कि वो हुआ, वो इवेंट, उसके क्या कंसिक्वेंसेस हुए, तो अगर वो नहीं होता तो वो सारे कंसिक्वेंसेस नहीं होते जो कि हुए हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या इसके हो सकते हैं. ठीक है, सो the question is, I'm writing the question because the question is very important. If the Soviet Union had not disintegrated, if the Soviet Union had not disintegrated and the world had remained bipolar, and the world had remained bipolar, how would that situation have affected the world politics. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. तो इसमें हम यही कहेंगे कि अगर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं होता तो क्या होता. फर्स्ट थिंग तो यही होता कि वर्ल्ड बाइपोलर होता, जो कि वर्ल्ड आज यूनिपोलर हो गया है बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. तो दैट वर्ल्ड हैव रिमेन्ड बाइपोलर. तो इसमें हम यही कहेंगे, और अगर वर्ल्ड बाइपोलर होता तो उसका
बाइपोलर वर्ल्ड फर्स्ट कंसिक्वेंस, जिसमें दो पोल्स यही होते हैं, यूएस और यूएसएसआर, है ना। और सेकंड जो इसका नतीजा होता है, द कंसिक्वेंस होता है डिसइंटीग्रेट नहीं होने का, वो ये होता है कि कोल्ड वॉर जो है वो कंटिन्यू रहता, कंटिन्यूएशन ऑफ ठीक है, कोल्ड वॉर कंटिन्यू करता रहता, जिस तरह से जो राइवलरी थी, जो टेंशन था वो होता रहता, शूटिंग वॉर्स होते रहते, वर्ल्ड जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड हुआ रहता है, साउथ यूएस ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक। तो इसमें आपको ये डिस्कस करना है, ठीक है, पूरी की पूरी सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। और अगर थर्ड कंसिक्वेंस हम देखें तो ये होता कि थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। आज के समय में इफ वी सी in the absence of the two poles, what happened that the fear of this third world war is completely abolished, because there is no one to match the power of the US, the military power, the technological power. No one can match its power. So there is no question of third world war there, so there is no threat to world peace in this unipolar world. लेकिन यहाँ पर जिस बाइपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इन दैट बाइपोलर वर्ल्ड देयर वाज थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, और वो अभी भी कंटिन्यू रहता है ना। तो ये तीन जो कंसिक्वेंस है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ नॉट डिसइंटीग्रेशन ना ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज इंक्रीज किया है, वो इंक्रीज नहीं करता। आज यूएन में नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ गए, यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन गए ये जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं यूएसएसआर से, देन नाटो के मेंबर बन गए। तो इन सब की मेंबरशिप उतनी नहीं होती। तो हम ये इसको एक साथ लिख सकते हैं कि लेस नंबर ऑफ ठीक है, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनका नंबर लेस होता, आज के समय में जितने हैं उतने नहीं होते। एंड नाउ our next question is that is also a very important question which have come so many times in the board exams. The question is what are the consequences of disintegration of USSR, ठीक है। What are the consequences of ठीक है। तो इसमें कंसिक्वेंसेस में हम वही देंगे कि जो डिसइंटीग्रेशन का जो सबसे पहला कंसिक्वेंस हुआ वो यही हुआ कि जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर वर्ल्ड में चेंज हो गया। सो द फर्स्ट कंसिक्वेंस इज यूनिपोलर वर्ल्ड। सेकेंड कंसिक्वेंस हम कहेंगे जो अभी तक पहला तो यही हुआ ना कि जो अभी तक देयर वर टू सुपर पावर्स एंड बट नाउ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ओनली वन सुपर पावर वाज देयर एंड द वर्ल्ड बिकम्स यूनिपोलर। इसी यूनिपोलर वर्ल्ड का नेचुरल जो हम कहेंगे कि वो है आउटकम, वो है हेजेमनी ऑफ यूएस।
यूएस की हेजेमनी स्टैब्लिश हो जाती है आफ्टर द एंड ऑफ द यूएसएसआर। जब तक यूएसएसआर था तब तक इट वाज बैलेंसिंग द पावर ऑफ द यूएस, इट वाज countering the power of the US, but after the disintegration US was completely alone as superpower. And there were some incidents at that time only which proved that the hegemony of the US is established. Like बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जब कुवैत पर अटैक हुआ इराक का, और तब इराक में जो यूएस का वॉर होता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, देन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम है, इस तरह के जो ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच है ना, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये सारे जो स्टार्ट होते हैं, हालांकि उतने ऑपरेशंस का यहाँ पे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रिकैपिचुलेट, है ना। तो यहाँ पर आपको बस यही बताना है कि यूएस के पावर को बैलेंस करने वाला कोई नहीं रहा, काउंटर करने वाला कोई नहीं रहा, और यूएस की जो हेजेमनी थी वो वर्ल्ड में स्टैब्लिश हो जाती है, जिसके अंदर यूएस एक ऐसे पोजीशन में पहुंच जाता है जहां पर कि उसके मैचिंग का न तो मिलिट्री पावर किसी के पास है, न टेक्नोलॉजिकल पावर किसी के पास है, न इकोनॉमिक पावर किसी के पास है, और न ही कल्चरल पावर किसी के पास है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, दो कॉन्सिक्वेंस, इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है। और इसी के साथ तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये भी इसी से जुड़ा हुआ, ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड दैट इज एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड वॉर तो तभी थी जबकि दो सुपर पावर्स है, जब दो सुपर पावर्स ही नहीं रहेंगे तो कोल्ड वॉर क्यों होगा, कोल्ड वॉर भी नहीं होगा, है ना। तो कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है, जो टेंशन, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो राइवलरी थी वो एंड हो जाती है, और हम कह सकते हैं कि इट वाज गुड फॉर वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि जो एक हर समय एक खतरा जो था, एक थ्रेट, और द थ्रेट वाज ऑलवेज देयर कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर का फेस करना पड़ सकता है वर्ल्ड को। जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में ही हमने देखा कि जो सिचुएशंस क्रिएट हुए थे, इन दैट सिचुएशन एनी टाइम दिस कोल्ड वॉर कैन कुड हैव कन्वर्ट इनटू हॉट वॉर। तो वो अब खतरा जो था वो टल गया था, है ना। देन फोर्थ कॉन्सिक्वेंस जो कि हमारा है वो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज इंक्रीज इन द इंडिपेंडेंट कंट्रीज के नंबर में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो उसके रिपब्लिक्स थे वो सब उससे फ्री हो जाते हैं, और फ्री होकर के वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनते हैं। देन दे ज्वाइन यूएनओ, देन दे ज्वाइन नाटो, देन दे ज्वाइन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है। अब एक और कंसिक्वेंस है, वो क्या कंसिक्वेंस है, हमने ग्लोबलाइजेशन देखा, है ना। ग्लोबलाइजेशन जो आज इतने लार्ज डिग्री पे हम वी आर एक्सपीरियंसिंग ग्लोबलाइजेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज को छोड़ करके, इक्के दुक्के जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनको छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। तो ये ग्लोबलाइजेशन क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का एक और जो हम कहेंगे कि इम्पैक्ट है वो ये है कि इसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेटर से क्या होती है, स्पीड बढ़ती है व्हीकल की, तो उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन की जो स्पीड थी उसको इसने एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेटेड द speed of ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया इम्पैक्ट, consequences of this disintegration of USSR.
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिगार्डिंग द शॉक थेरेपी. सो this about this shock therapy, the most simple question is 1 mark question होता है, define shock therapy. तो उसमें बस आपको डिफाइन करना है कि शॉक थेरेपी क्या था. शॉक थेरेपी जो है वो ट्रांजिशन था फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, है ना. और जो सडन चेंजेस आते हैं अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ. जो अथॉरिटेरियन रूल था, जो अथॉरिटेरियन कम्युनिज्म था, उससे अब कैपिटलिज्म की तरफ आ रहे हैं, बट दिस कैपिटलिज्म वाज डेमोक्रेटिक, है ना. तो ये जो सडन चेंज होता है, सडन ट्रांजिशन होता है रसिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्टर्न यूरोप में, एंड दीज चेंजेस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF. दिस इज नोन एज शॉक थेरेपी. तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एकदम ध्यान में रखना है. ये ट्रांजिशन है, सडन ट्रांजिशन है, और ये सडन ट्रांजिशन जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांजिट कर रहा है. इट इज़ ट्रांजिटिंग फ्रॉम द अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रेजिम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट रेजिम. और कहाँ पर हो रहा है? रसिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में. किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? IMF और वर्ल्ड बैंक के इन्फ्लुएंस में. दिस इज योर कंप्लीट आंसर. ओके, इतने ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए. अब इसके बाद अगर सपोज एक्सप्लेन, व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, एक्सप्लेन, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारा शॉक थेरेपी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना होगा. हमने शॉक थेरेपी को जब एक्सप्लेन करना है तो पहले तो हम वही करेंगे, उसके बारे में जो भी अभी हमने कहा उसको हम डिफाइन कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. सो शॉक थेरेपी के अंदर जो पहली चीज़ हुई वो यही हुई कि द प्राइवेटाइजेशन विच वॉज नॉट देयर in the communist USSR. Private property, the institution of private property was completely abolished. The complete resources were in the control of the state, है ना. तो जैसे ही शॉक थेरेपी स्टार्ट हुई उसमें क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, प्राइवेट ओनरशिप स्टार्ट हो जाती है. जो अभी तक USSR में कलेक्टिव फार्मिंग हो रही थी, दैट कलेक्टिव फार्मिंग चेंजेस टू पर्सनल प्राइवेट फार्मिंग. अब लोग प्राइवेटली फार्मिंग करने की जो चीज़ें थी वो स्टार्ट हो जाती है. एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म को तुरंत ही ले आया जाता है. तो इसमें हमारा जो शॉक थेरेपी के अंदर जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट असेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप स्टार्टेड. प्राइवेटाइजेशन ऑफ state assets and corporate ownership was started. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला चीज़ हुआ शॉक थेरेपी के अंदर. शॉक थेरेपी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये फर्स्ट है जो कि इस शॉक थेरेपी के अंदर आता है. इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि शॉक थेरेपी में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज इसमें इस कारण भी आया शॉक थेरेपी से, क्योंकि अब अभी तक जहाँ पर हम देख रहे थे कि ये जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी USSR की, वो कम्प्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जहाँ पर कि बाहर के देश से कोई भी रिलेशन नहीं रखा जाता था, ट्रेड रिलेशन, है ना. ट्रेड जो थी वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्टेड थी. कोई भी ट्रेड फ्री ट्रेड नहीं था, है ना.
इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पॉसिबल था। बट अब शॉक थेरेपी के अंदर किस चीज़ को अडॉप्ट किया गया, फ्री ट्रेड को अडॉप्ट किया गया। जो कंट्रीज थे उनको वो कम्प्लीटली वो स्विच कर गए टुवर्ड्स फ्री ट्रेड, और फ्री ट्रेड के साथ ही साथ क्या हुआ, चीज़ों का आना जाना प्लस कैपिटल का भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट ऑल्सो स्टार्टेड टू टेक प्लेस। तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी को ओपन करने का जो काम है वो स्टार्ट हो गया विथ दिस शॉक थेरेपी। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी भी स्टार्ट हो गई, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, और हर तरह का डीरेगुलेशन, जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, स्टेट वाज ऑल पावरफुल, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट इन द कम्युनिस्ट रेजिम, एवरीथिंग स्टार्टेड टू एंड। ठीक है, तो दूसरी चीज जो इसमें हम देख रहे हैं वो ये है कि जो ट्रेड था, फ्री ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज स्टार्टेड। फ्री ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट was started। ठीक है, ये दो चीजें हम देख रहे हैं। फिर तीसरी चीज जो इसके अंदर हुई, जो शॉक थेरेपी के अंदर जो तीसरी चीज इम्पॉर्टेंट चीज हुई वो ये थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके साथ रिलेशन इम्प्रूव किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज जो थे उनके साथ इनको हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अब इनको एब्जॉर्ब हो जाना था। जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम थी उसके साथ इनका एक रिलेशन को डेवलप किया गया, क्योंकि जब तक ये कम्युनिस्ट रेजिम था उस रेजिम में इनका वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कोई भी रिलेशन नहीं हुआ करता था। वो चीज़ अब ख़त्म हो गई, और यहाँ पर हम यही कहेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इनके रिलेशन को मजबूत किया गया थ्रू दिस शॉक थेरेपी। So this Western capitalist countries became the leader and they guided the development of these countries। These countries मतलब वो कंट्रीज जो कि USSR के पहले पार्ट थे। यही तीन हमारा शॉक थेरेपी में मेन चीज़ें आएंगी जिसको कि हमें एक्सप्लेन करना है। अब एक बहुत ही अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एंड दैट इज consequences of shock therapy। What were the consequences of shock therapy? So now we will discuss that question। एंड ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, 6 मार्क्स में कभी नहीं आया बट आ सकता है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट वर द consequences of shock therapy। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? तो शॉक थेरेपी का जो कंसिक्वेंस था वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस जो है वो ये है कि इकोनॉमी का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा था। द इकोनॉमी वॉज गेटिंग रीस्ट्रक्चर्ड थ्रू दिस शॉक थेरेपी। और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा था इकोनॉमी का,
उसमें क्या हम देख रहे हैं कि कौन रिस्ट्रक्चर कर रहा है. गवर्नमेंट हैज़ नो रोल टू प्ले नाउ आफ्टर दिस disintegration of USSR. The government has no role to play in the economy. So who are playing the role? The market forces, है ना. जो ये जो कम्युनिज्म से कम्युनिज्म से जो कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन हो रहा है, जो अभी तक सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, अब वो चीज़ें अचानक से प्राइवेट हाथों में जा रही है. कैसे हो रहा है? कोई रेगुलेशन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं. ये चीज़ें मार्केट फोर्सेस जो हैं वो इसको गाइड कर रही हैं. तो ऐसे में हम यही हमने जो वहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ, जो लोगों ने जिस ट्रॉमा को, जिस पेन को लोगों ने वहाँ पर सफ़र किया है, वो दैट इज़ अनइमेजिनेबल. कल तक जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, अचानक से वो सारी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती है. कल तक जो लोग अपने बेसिक नीड्स के लिए पूरी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे, आज वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया थी. मतलब जो सिचुएशन हुआ था यूएसएसआर के अर्स्टवाइल रिपब्लिक्स का, उसको हम एक्सप्लेन तो करेंगे, बट उसको फील करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड व्हेन यू फील, यू विल बी एबल टू राइट इन अ मोर अप्रोप्रिएट मैनर. तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो बहुत ही अब्रप्ट वे में हो रहा है, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्री प्लान्ड वे. कुछ भी नहीं सोचा गया, बस सबको प्राइवेटाइजेशन के लिए छोड़ दिया गया. और ऐसे में अगर हम रसिया को देखते हैं, तो रसिया में अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वेर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. और ये जो 90% इसके इंडस्ट्रीज को प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज के लिए सेल के लिए जो दिया गया, तो किस रेट से वो बिके? एट थ्रो अवे प्राइसेस. मतलब जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो उनके प्राइस थे उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिला. थ्रो अवे प्राइसेस में उनको बेचना पड़ा. और इसलिए इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री. ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर जो बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी, उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल किया गया. ये सारी जो सेलिंग हुई, उसमें हम यही देखते हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री डिसअपियर हो गई. और इसी को हम कहते हैं लार्जेस्ट गराज सेल. ठीक है. तो पहला जो इम्पैक्ट है वो यही है, कंसिक्वेंस है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. अब ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर आपको यही बताना है कि मार्केट फोर्सेस जो थी वो प्राइवेटाइजेशन कर रही थी, कोई स्टेट का कंट्रोल नहीं था. रसिया में 90% जो उसके इंडस्ट्रीज थे उनका सेल हुआ, दे वर सोल्ड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, और थ्रो अवे प्राइसेस में सेल किया गया उनको. एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री. ठीक है. अब ये जो गराज सेल हो रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज की सेलिंग हो रही है प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज को, इसमें सेल करने के लिए क्या हुआ कि जो कॉमन पीपल थे, जो सिटीजन्स थे कंट्री के, उनको वाउचर्स दिए गए थे कि वो भी दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सेल्स. है ना, जो सेलिंग हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वाउचर्स उन्हें मिले थे. बट जो कंडीशन उस समय थी कि एक कॉमन सिटीजन जो है वो उस वाउचर को इंडस्ट्री परचेज करने के लिए नहीं यूज़ कर सकता था, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी. अचानक से पॉवर्टी आ चुकी थी. कंडीशन जो थी वो सर्वाइवल बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल. मतलब लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल था. तो वैसे में वो वाई डू दे थिंक ऑफ परचेजिंग द इंडस्ट्री, वाई वुड दे थिंक ऑफ हैविंग देयर शेयर इन द इंडस्ट्री. उससे तो अच्छा उनको ये समझ में आया कि वो जो वाउचर है उसको वो ब्लैक मार्केट में सेल कर देते थे.
ब्लैक मार्केटिंग हो जाती थी वाउचर्स की। यही हुआ था, एक्चुअली यही हुआ था। यूएसएसआर में जो भी वाउचर्स मिले उन सारे वाउचर्स को लोगों ने, कॉमन पीपल ने सेल कर दिया ब्लैक मार्केट में, ताकि उनको पैसे मिले और उस पैसे से वो अपना लाइफ का जो बेसिक नीड है पहले वो तो पूरी होनी चाहिए, देन ओनली दे कैन थिंक ऑफ एनी अदर थिंग्स ना। तो ये कंडीशन प्रिवेल हो रहा था यहाँ पर यूएसएसआर में। तो ये शॉक थेरेपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ, क्या उसका जो कहेंगे हम खामियाजा लोगों को, आम पीपल जो कॉमन पीपल थे, दे वर द मोस्ट वर्स्ट सफरर ऑफ दिस ऑल दिस प्रोसेस। इसमें भी जो रिच थे, जैसे ब्यूरोक्रेट्स वाली जो क्लास थी, वही तो, उन्होंने ही तो फायदा उठाया ये सारी सेलिंग वेलिंग की। जिनके पास पैसे थे उन्होंने खरीद लिया थ्रू अवे प्राइस में, फायदा तो उन्हीं का हुआ, मारे तो गया कॉमन इंसान। तो यही होता है, यही दुनिया है, ऐसे ही चलती है, एक्सप्लॉयटेशन पे ही बेस्ड है पूरी की पूरी सिस्टम। ठीक है, तो अभी जो बाकी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं शॉक थेरेपी के, उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।